Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nana Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स बच्चों इसका हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन बायोलॉजी। अब बच्चों अगर आप इस चैप्टर के टाइटल पे गौर करें तो बायोमोलिक्यूल्स बच्चों आप सिर्फ अगर मॉलिक्यूल्स को देखें ना तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बच्चों जब एटम्स जो हैं फर्स्ट करें एक एटम ये और एक एटम ये, जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं बच्चों, जब दो एक जैसे एटम्स आपस में मिलते हैं बच्चों तो ये क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब बच्चों दो एटम्स आपस में मिलते हैं किस चीज के जरिए हैं, वो चीज जो कि दो एटम्स को आपस में मिलाती है बच्चों, इस चीज को हम नाम देते हैं बॉन्ड का। और बॉन्ड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको आप लोगों ने अपनी मैट्रिक के अंदर पढ़ा, और बॉन्ड्स की कुछ टाइप्स को हम आज के अपने इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। और बच्चों हम बॉन्ड्स के उन टाइप्स को स्टडी करेंगे जो कि बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। बच्चों बायोलॉजी के अंदर क्या है बेसिकली, अब देखिए मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज को बनाते हैं बच्चों इन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो बच्चों बुनियादी तौर पर वो बॉन्ड्स या वो इंटरेक्शंस जो कि बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होती हैं बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे। तो बच्चों होपफुली आपको इसके टाइटल की समझ आ गई होगी। बच्चों आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये दो बुनियादी टॉपिक्स पर मुश्तमिल होगा बच्चों। एक हम इसमें बॉन्ड्स के टाइप्स पढ़ेंगे और दूसरा बच्चों हम इसमें कार्बन की इंपॉर्टेंस देखेंगे। बच्चों अगर आप अपनी बुक पे गौर करें तो ये आपकी बुक है, इसका पैराग्राफ देखें ना आप, ये तो इसकी फर्स्ट लाइन जो है ये और यहाँ से नीचे से इसकी बॉन्ड्स के टाइप्स हैं। बच्चों ये जो सेंटर वाला पैराग्राफ है ना, सेकंड पैराग्राफ, बच्चों ये इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन है, आप इसके ऊपर हेडिंग भी दे सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। बच्चों यहाँ से आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों बाकी जो नीचे अगर आपसे पेपर में पूछे राइट नोट ऑन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन बायोलॉजी, तो बच्चों आप लोग ये लाइन लिख के उसके बाद नीचे जो 5 टाइप्स हैं बच्चों इनको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों आए हम इनको एक एक करके जो है वो स्टडी करते हैं। बच्चों हमारी बुक के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को स्टडी करेंगे। बच्चों कार्बन आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कार्बन उसकी बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सबके अंदर जो मरकजी एलिमेंट है वो बच्चों क्या है, वो कार्बन है। तो यहाँ पे देखें कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बच्चों जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन है वो बुनियादी एलिमेंट है। इट इज टेट्रावैलेंट। बच्चों टेट्रावैलेंट से क्या मुराद है, टेट्रा कहते हैं 4 को, वैलेंट बच्चों लफ्ज निकला है वैलेंसी से, किससे निकला है बच्चों, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है बच्चों, वैलेंसी हम कहते हैं वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की जो सलाहियत होती है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। एक एटम जो है वो कितने तरह के दूसरे एटम्स के साथ जुड़ सकता है ना, इसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो बच्चों कार्बन टेट्रावैलेंट, इसका मतलब क्या है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन की वैलेंसी 4 होने से मुराद ये है कि एक कार्बन का एटम मजीद 4 एटम्स के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखें टेट्रावैलेंट, इसकी वैलेंसी 4 है एंड कैन रिएक्ट विद मेनी अदर नोन एलिमेंट्स, और बहुत सारे जाने माने एलिमेंट्स जैसे कि बच्चों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इनके साथ जो है ये रिएक्ट कर सकते हैं। बच्चों आपको पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो होता ही होता है। इसके अलावा अगर आपको मैट्रिक के अंदर याद हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ के आए हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी आपने पढ़े हैं, बायोलॉजी के अंदर भी पढ़े हैं। ऑक्सीजन होता है, प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस भी होता है और सल्फर भी होता है। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे कार्बन के ना 3 तरह के बॉन्ड्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं बच्चों। एक है कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड और एक है कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड। अब बच्चों 3 कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं बड़ी अहमियत के हामिल हैं। बच्चों जो सबसे पहला कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है ना बच्चों, ये आमतौर पे ग्लूकोज या जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है ना बच्चों उनके अंदर ये मौजूद होता है। और बच्चे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये एनर्जी का एक अहम जरिया है, ठीक है, पोटेंशियल सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे देखें कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स। पोटेंशियल सोर्स का मतलब है बहुत ही अहम जरिया है ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। अब जो सेलुलर एक्टिविटीज का क्या मतलब है, सेल के अंदर जो सरगर्मियां हो रही हैं, सेल को काम करने के लिए बच्चों जो एनर्जी चाहिए होती है ना वो चाहिए होती है एटीपी की शक्ल में। और बच्चों वो एटीपी कब आती है, जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस तरह आप अपनी मैट्रिक के अंदर पढ़ के आए हैं रेस्पिरेशन को C6H12O6। बच्चों जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटती है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है बच्चों, साथ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है तो इससे 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब बच्चों ये वो एटीपी है, असल में ये वो केमिकल एनर्जी है। यहाँ पे जो लफ्ज आ रहा है ना केमिकल एनर्जी, बच्चों ये एटीपी है। ठीक है, और ये एटीपी सेल के अंदर काम करने के लिए चाहिए होती है। और ये कब निकलती है बच्चों, जब ग्लूकोज के अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं बच्चों, टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को जहन में रखना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। बच्चों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किनके दरमियान मौजूद होता है बच्चों, जब एक मोनोसेक्राइड, ठीक है, मोनोसेक्राइड आपको पता है ना, एक शुगर का मॉलिक्यूल जब
दूसरे शुगर के मॉलिक्यूल के साथ मिलता है ना बच्चों, तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होता है ना उसे हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कहते हैं बच्चों। इस लिंकेज को हम एक और नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किसका नाम देते हैं बच्चों? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम देते हैं। मैं आप लोगों को डायग्राम से दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, अगर आपको ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बिकॉज हम इसको जो है वो आगे ड्रॉ करना सीखेंगे बच्चों। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, C6H12O6 बच्चों इसका रिंग स्ट्रक्चर है। और बच्चों दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से कि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। अब ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं, तो बच्चे जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है ना, इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम देते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखें बच्चों, कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब बच्चों जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बच्चों क्या है? जो कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रख रहा है, ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो दो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के दरमियान बच्चों जो कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है बच्चों, ये क्या कहता है? ये प्रोवाइड मुहैया करता है स्टेबिलिटी, एक तवाजुन टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। बच्चों जो बहुत सारे पेचीदा कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, उनको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? यही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रोवाइड करता है बच्चों। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में क्या आता है बच्चों? इसके अंदर आ जाता है ग्लाइकोजन, इसके अंदर आ जाता है स्टार्च। बच्चों इसको हम जो है वो आगे स्टडी करेंगे, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करेंगे ना तो हम इसको आगे देखेंगे डिटेल से। तो बच्चों ये ग्लाइकोजन स्टार्च, इनके अंदर हजारों के तादाद के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, वो मिलकर इन मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो बच्चों इन मॉलिक्यूल्स में जाहिर सी बात है, जब हजारों की तादाद में मोनोसेक्राइड्स मौजूद होंगे तो उन मोनोसेक्राइड्स को जोड़ने के लिए बच्चों कौन सा लिंकेज होगा? वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। और उस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अंदर क्या होगा बच्चों? कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया होगा। तो आप लोगों ने इस चीज को ज़हन में रखना है। उसके बाद बच्चों लास्ट पे हम कार्बन का दूसरे एटम के साथ बॉन्ड देख रहे हैं, वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। अब बच्चों जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर मौजूद होता है। किसके अंदर मौजूद होता है बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड के हवाले से आप बखूबी वाकिफ हैं बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान मौजूद होते हैं बच्चों। अगर आपको एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पता है, एक अमाइनो एसिड में सेंटर में कार्बन होता है बच्चों, एक साइड पे इसके इस तरह से कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक साइड पे बच्चों इसके होता है अमाइनो ग्रुप, एक साइड पे बच्चों इसके होता है हाइड्रोजन और एक साइड पे होता है साइड ग्रुप, ठीक है, जिसे हम आर के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। जब बच्चों एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलता है, मैं आपको नीचे डायग्राम से दिखाता हूँ बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अमाइनो एसिड 1 है और ये अमाइनो एसिड 2 है। यहाँ पे देखें सेंट्रल कार्बन, ये देखिए उसने इसको खोल के लिखा हुआ है COOH, और यहाँ पे देखें NH2, ठीक है, और ये हाइड्रोजन और एक साइड ग्रुप। बच्चों इसी तरह से ये है। अब बच्चों जब यहाँ से ये मिलते हैं तो बच्चों यहाँ पे होता क्या है, ये देखें, ये मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है बच्चों। जो कार्बन है ना, जब इसके साथ हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा तो ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अभी जो कार्बन के दरमियान नाइट्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, इसको हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। किसका नाम देते हैं बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। इसको हम आगे ड्रॉ करना सीखेंगे जब हम प्रोटीन्स को स्टडी करेंगे। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है बच्चों, ये प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर होता क्या है? कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज मौजूद होता है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखें वो कहता है कार्बन कंबाइंस विद नाइट्रोजन इन अमाइनो एसिड लिंकेज। तो जो अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो उन अमाइनो एसिड लिंकेज में क्या होता है? कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ मिलता है टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड्स, और पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाने के लिए एंड फॉर्म्स प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स आपको पता है कि प्रोटीन्स किससे मिलकर बनती है? अमाइनो एसिड से। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनाते हैं। बच्चों सवाल ये कि अमाइनो एसिड्स आपस में किस तरह से मिलते हैं? बच्चों आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए मिलते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर क्या होता है बच्चों? कार्बन का नाइट्रोजन के साथ लिंक होता है, ठीक है, जिसको हम ठीक है पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं, या फिर उसे अमाइनो एसिड लिंकेज भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कार्बन नाइट्रोजन के साथ अमाइनो एसिड लिंकेज के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। और बच्चों जब काफी सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलते हैं तो बच्चों वो प्रोटीन्स बनाते हैं। और बच्चों जो प्रोटीन्स है ना, ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं। आपको पता, आपने अपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कुल 20 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं। अब बच्चों 20 तरह के अमाइनो एसिड्स जो हैं ये ठीक है हजारों की तादाद के अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना। जिस तरह आप इंग्लिश के अल्फाबेट्स देखें ना, 26 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, ABCDEF आप देखें 26 अल्फाबेट्स हैं। अब जो इन 26 अल्फाबेट्स से हजारों की तादाद में ठीक है वर्ड्स बनते हैं। अब बच्चों हर वर्ड के अपने स्पेसिफिक मीनिंग है। अब बच्चों अब फर्ज कर लेंगे यहाँ पे मैं एक वर्ड ले लेता हूँ बच्चों। यहाँ पे फर्ज करेंगे आप GOAT गोड। अब बच्चों गोट बकरी को कहते हैं। अगर यहाँ से आप सिर्फ ए हटा दें तो ये बन जाएगा GOT गोट। गोट का मतलब होता है हासिल करना, इस गोट का मतलब है बकरी। अब जो देखिए सिर्फ एक लफ्ज हटा दिया तो किस तरह से इनके मीनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए, बिल्कुल चेंज हो गए। इसी तरह बच्चों जो प्रोटीन्स होती हैं उसके अंदर 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 20 अमाइनो एसिड की मखसूस तरतीब मिलकर हजारों तरह की मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाती हैं। और बच्चों उनमें जो पेप्टाइड बॉन्ड इसकी जो है बड़ी अहमियत होती है।
अगर कोई भी गलत अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए तो बच्चों प्रोटीन का ना तो सही स्ट्रक्चर रहेगा और ना ही वो सही तरह से फंक्शन को परफॉर्म कर सकेगा। हम आगे जो है कई तरह की ऐसी बीमारियां भी पढ़ेंगे जिनके अंदर गलत अमाइनो एसिड के साथ जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है तो हमारे जिस्म के अंदर कौन कौन सी खतरनाक किस्म की बीमारियां होती है, हम इनको आगे जो है प्रोटीन्स के अंदर स्टडी भी करेंगे। क्लियर? तो बच्चे यहाँ पे देखें विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू देयर डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब बच्चे जो प्रोटीन्स है ना ये बहुत ही अहम है अपनी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी के लिहाज से, इकसाम के लिहाज से। अब बच्चे इकसाम उनके किस तरह से, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के लिहाज से, उनके जो इकसाम है इस लिहाज से प्रोटीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ तक जो है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन इसी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चे यहाँ से आपसे अलग से पेपर में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट नोट ऑन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड इंटरेक्शंस इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स और इंटरेक्शंस के हवाले से आप जो नोट लिखें, तो बच्चों आप लोगों ने इस 5 जो आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं आप लोगों ने ये 5 पॉइंट्स बना के इनको एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ आप देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड इंटरेक्शंस। अब जो मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स और इंटरेक्शंस प्ले वाइटल रोल्स, एक अहम किरदार अदा करते हैं इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं। अब जो ऐसे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के अंदर और फंक्शन के अंदर, ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ले लें, जैसे कार्बोहाइड्रेट ले लें, जैसे प्रोटीन ले लें बच्चों, जैसे लिपिड्स ले लें। अब बच्चों इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर ये जो अलग अलग तरह के बॉन्ड्स और इंटरेक्शन बच्चों ये बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। कैसे किरदार अदा करते हैं बच्चों, हम इनकी डिटेल जो है वो नीचे स्टडी करेंगे। अब जो हमारी बुक के अंदर जो है इन 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया बच्चों। कोवलेंट बॉन्ड्स, ये आप अपने मैट्रिक के अंदर पढ़ के हैं, ये 2 एटम्स के दरमियान होते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स बच्चों ये भी एटम्स के दरमियान मौजूद होते हैं। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बच्चों जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये एटम्स के दरमियान नहीं होते बल्कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान होते हैं। ये बुनियादी तौर पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। क्या है बच्चों? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। ये ऐसी कुव्वत है जो कि एटम्स के दरमियान नहीं बल्कि 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। इस तरह बच्चों हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, बच्चों की भी इंट्रैक्शंस हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों की जो ऐसी इंट्रैक्शंस हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, इस तरह बच्चों हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस, ये भी ऐसी इंट्रैक्शंस है जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बच्चों 3 तरह के बॉन्ड्स हैं और 2 इंट्रैक्शंस हैं। अब बच्चों बॉन्ड्स में जो पहली 2 हैं ये एटम्स के दरमियान होती हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान होते हैं। जबकि बच्चों ये 2 जो हैं ये इंट्रैक्शंस है, मतलब इसमें किसी किस्म का कोई बॉन्ड नहीं बनता लेकिन चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं खास पैटर्न से, जिनको हम आगे जो है वो स्टडी करेंगे। बच्चों हम सबसे पहले आए हम कोवलेंट बॉन्ड को देखते हैं। बच्चों कोवलेंट बॉन्ड जब आपके सामने लफ्ज दिया जा रहा है बच्चों, तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है क्योंकि आप लोग अपनी मैट्रिक के अंदर इसको जो है वो पढ़कर आए हैं। बच्चों कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों? एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें 2 एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, इनको आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब जो शेयर करने से क्या होता है, दोनों एटम्स ही स्टेबल हो जाते हैं। बच्चों अब यहाँ पे आपने 2 रूल्स पढ़े हैं, एक का नाम है डुप्लेट रूल और एक का नाम है बच्चों ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल कहता है बच्चों कि जब एक एटम अपने वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। ऑक्टेट रूल कहता है बच्चों कि जब एक एटम अपने वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ले लेगा बच्चों, तब वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब बच्चों कुछ एलिमेंट्स जो स्टार्टिंग जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हो गया, ठीक है बच्चों, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, जबकि काफी सारे एलिमेंट्स जो हैं बाकी ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम जो मिसाल पढ़ेंगे ना, ये भी ऑक्टेट रूल ही की एक मिसाल है बच्चों। मैं सबसे पहले आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मतलब मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है वो 50,000 रुपए और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है। मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, और मेरे पास 50,000 रुपए हैं। अब बच्चों मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसी तरह मेरा एक और दोस्त है, उसे भी बिजनेस स्टार्ट करना है बच्चों, उसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी 1 लाख की जरूरत है और उसके पास भी 50,000 रुपए हैं। अब बच्चों वो भी अकेला बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं भी अकेला बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब वो भी स्टेबल होना चाहता है और मैं भी स्टेबल होना चाहता हूँ। बच्चों हम क्या करते हैं, वो 50,000 वो मिलाता है, 50,000 मैं मिलाता हूँ बच्चों। अब हमारे मिलाकर 1 लाख रुपए हो गए हैं। अब बच्चों जो 1 लाख रुपए हैं, अब इससे हम दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। अब इससे होता क्या है कि वो भी स्टेबल हो जाता है और मैं भी स्टेबल हो जाता हूँ। तो अगर हम पैसे ना मिलाते तो कभी भी मैं भी स्टेबल ना हो पाता और वो भी स्टेबल ना हो पाता। तो अब हमने क्या किया, हमने जो अपने पैसे थे उनको म्यूचुअल शेयर कर लिया, आपस में शेयर करके बच्चों फिर हमने उसके जरिए स्टेबिलिटी हासिल की। बच्चों सेम जो है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी ये होता है बच्चों। अगर आप यहाँ पे देखें एक एटम है, ठीक है, फर्स्ट करें बच्चों यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है ये, इसके आउटर मोस्ट शेल में बच्चों ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बच्चों इसे स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जैसे ना बच्चों एक और एटम है, बी एटम है बच्चों, इसको भी स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है बच्चों। यहाँ पे आप देखें, ठीक है, इसके पास 3 जो है बच्चों, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये 3 जो है ये क्या है बच्चों? इसके पास लोन पेयर्स हैं। और बच्चों यहाँ पे एक देखें आप, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन ये है, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन ये है बच्चों। इसी तरह यहाँ पे आप देखें इसके पास 3 जो है ये लोन पेयर्स हैं। अब बच्चों ये क्या करेगा, इन दोनों को आपस में शेयर कर लेगा,
जब बच्चों आपस में शेयर कर लेगा ना, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके भी हिस्से में आ जाएंगे और इसके भी हिस्से में आ जाएंगे। अब ये दो इलेक्ट्रॉन ये नहीं कह सकते, एटम नहीं कह सकता है कि ये दोनों मेरे हैं, और ना ही ये कह सकता है कि दोनों मेरे हैं, बल्कि ये दोनों जो है इन दोनों का इन पर हिस्सा है। ठीक है, तो बच्चों अब देखें, जब आप इसको देखेंगे तो जब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, दोनों क्या हो गए बच्चों, स्टेबल हो गए। तो बच्चों ये है कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखें, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म व्हेन टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन। बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अब बच्चों आगे देखें, दीज बॉन्ड्स आर ऑफन फाउंड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बच्चों की जो बॉन्ड्स हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि बच्चों प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अमाइनो एसिड्स जो हैं आपको पता है कि उसके अंदर कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप हाइड्रोजन के साथ मिला होता है बच्चों, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं। इसके अलावा बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स में बच्चों क्या आता है, डीएनए आ सकता है और आरएनए आ सकता है। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर मौजूद होते हैं बच्चों, और ये क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी, एक तवाजुन फराहम करते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को ज़हन में रखना, बहुत आसान है। आप लोग इसके डेफिनेशन के साथ, ठीक है, आप इसकी एग्जांपल दे देंगे बच्चों। अगर आप अपनी केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल देखेंगे तो ऑक्सीजन के दरमियान बच्चों क्या होता है, कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये अगर मैं आपको इसके बारे में मजीद बताऊं तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस तरह हाइड्रोजन को आप देखें तो हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के दरमियान डबल होता है, नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसकी सादा सी मिसालें हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर इसको बहुत ही लिमिटेड से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोगों ने इसी तरह से पॉइंट्स बनाकर और इस एग्जांपल को जो है वो लिख देने हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है वो आयोनिक बॉन्ड्स। अब बच्चों आयोनिक बॉन्ड में सबसे पहले आपको आयन को समझना है कि आयन क्या होता है। बच्चों आयन हम कहते हैं जब एक एटम जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो बच्चों उसे हम कहते हैं आयन। आयन किसी भी चार्ज पार्टिकल को कहते हैं। अब बच्चों जब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मिसाल के तौर पे ए एटम है बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो बच्चों इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बच्चों इस तरह बी एटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बच्चों, इसे हम नाम देते हैं, ठीक है, एनाइन का। और बच्चों जो पॉजिटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव है इसको हम नाम देते हैं कैटाइन का, और जिसके ऊपर नेगेटिव है इसको हम नाम देते हैं एनाइन का। बच्चों आयन और आयन की दो टाइप्स आप लोग अपनी मैट्रिक के अंदर जो है वो तफसील से स्टडी कर चुके हैं। अब बच्चों सबसे पहले मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ, फिर हम इसकी थ्योरी को जो है वो स्टडी करेंगे। बच्चों यहाँ पे आप देखें, ये एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की। बच्चों आप यहाँ पे देखें, सोडियम एटम है, आपको पता है कि सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। अब बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 11 ही प्रोटॉन्स होंगे बच्चों, और इसके अंदर 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बच्चों आपको पता है कि जो एटम है ना उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है, और एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बता रहा होता है, तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो बच्चों इसके अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स होंगे, और बच्चों इसके बाहर 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप देखेंगे इसके शेल्स हैं। अब देखिए पहला शेल जो है ये के शेल है, दूसरा है एल, बच्चों तीसरा है एम। अब आपको ये भी पता है कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बच्चों, जो एल शेल है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बच्चों, एम के अंदर जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस तरह जो चौथा शेल है एन, इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें जो है वो अपनी मैट्रिक के अंदर जो है वो स्टडी कर चुके हैं। तो बच्चों इसका पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। अब बच्चों के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, तो 10 हो गए। एक जो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन है वो एम शेल के अंदर मौजूद है। अब बच्चों इसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, क्योंकि ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी एटम स्टेबल उस वक्त होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बच्चों इसको आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए एक इसके पास ऑप्शन ये है कि बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले, और एक इसके पास ऑप्शन ये है बच्चों की इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो बाकी जो नीचे वाला शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान है बनिस्बत 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। तो सोडियम क्या करता है बच्चों, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अब बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है आपको इसका भी पता होना चाहिए। जब देखें जो सोडियम एटम है ना न्यूट्रल है, इसके पास 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब है 11 पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इसके पास बच्चों क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब बच्चों 11 पॉजिटिव चार्जेस 11 नेगेटिव चार्जेस को कैंसिल करते हैं और एटम के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। अब बच्चों यहाँ पे देखें, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, अब बच्चों इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन की बजाय कितने रह गए बच्चों, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब जो प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11। अब 10 ये इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, 10 प्रोटॉन के चार्ज को तो कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन एक इजाफी प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो एक एटम के ऊपर उस प्रोटॉन का होल चार्ज है वो पॉजिटिव की शक्ल में आ जाएगा। इस तरह बच्चों जब क्लोरीन को आप देखेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। बच्चों इसका जो पहला शेल है के, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है।
एम शेल के अंदर बच्चों देखें इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बच्चों इसको स्टेबल होने के लिए इसके बड़ा आसान है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर ले। तो बच्चों सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था ये उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है बच्चों, गेन कर लेता है। अब जो गेन कर लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं बच्चों। अब इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब बच्चों नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 17 बच्चों इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर है 17। इसका मतलब ये कि इसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं या 17 पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं बच्चों एक एटम के पास उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब बच्चों देखें 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल कर रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पहले कोई भी चार्ज नहीं था। अब बच्चों जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को मजीद लिया तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब बच्चों प्रोटॉन अभी भी 17 है। अब ये 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल तो कर देंगे, लेकिन जो इजाफी इलेक्ट्रॉन है बच्चों उसके चार्ज को कैंसिल करने के लिए कोई प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों वो जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है वो ओवरऑल क्लोरीन एटम के ऊपर अपीयर होगा। तो बच्चों सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब जो आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सोडियम बच्चों क्लोरीन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और बच्चों ये जो अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों के दरमियान एक कुव्वत होगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बच्चों, इसी को ही हम किसका नाम देते हैं, इसी को ही हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो सोडियम क्लोराइड है बच्चों इसके अंदर कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है, जिसमें एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और बच्चों लूज करने के बाद वो चार्ज बन जाते हैं, जिसे हम आयन भी कहते हैं। और पॉजिटिव आयन को हम बच्चों किसका नाम देते हैं, कैटायन का। नेगेटिव आयन को हम किसका नाम देते हैं, एनाइन का नाम देते हैं। और बच्चों इन एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बच्चों इलेक्ट्रो मतलब ठीक है चार्जेस, स्टैटिक कहते हैं साकन मतलब रुके हुए चार्जेस है, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की जो कुव्वत होती है बच्चों उसकी वजह से एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देंगे। बच्चों आए अब हम इसको जो है वो थ्योरी से रीड करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वन एटम डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन। बच्चों जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाएगा और इसे हम क्या कहेंगे, कैटायन कहेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर जब दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो बच्चों वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा या फिर एनाइन। ठीक है, जिस तरह सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो वो कैटायन बन गया था, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था तो वो एनाइन बन गया था। बच्चों इसकी अहमियत क्या है, यहाँ पे देखें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन दिस ऑपोजिटली चार्ज आयन फॉर्म्स द आयनिक बॉन्ड। अब बच्चों ऑपोजिटली चार्ज आयन है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है तो क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव। अब इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन की कुव्वत है बच्चों उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक कहते हैं रुके हुए चार्जेस के दरमियान जो ठीक है अट्रैक्शन की जो कुव्वत है बच्चों ये आयनिक बॉन्ड बनाती है। और ये आयनिक बॉन्ड्स बच्चों क्या होते हैं, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, ये निस्बतन मजबूत होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। एंड आर फॉर्म्ड मोस्टली इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक सोडियम क्लोराइड। बच्चों आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आयनिक बॉन्ड्स जो हैं ये ज्यादातर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से मुराद है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बाकी दूसरे पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इनके अंदर बच्चे एग्जिस्ट करते हैं और ये सॉलिड स्टेट के अंदर बहुत ही मजबूत होते हैं। जिस तरह बच्चों अगर आप नमक को देखें ना, NaCl, ठीक है, पत्थर की शक्ल में होता है नमक, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो कितने स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स हैं वो उसे आपस में टाइटली बाउंड करके रखते हैं, तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। क्लियर। बच्चों ये जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, इसी वजह से हम इसको जो है वो स्टडी कर रहे हैं। बच्चों इसी तरह जो तीसरी टाइप है दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड के हवाले से मैंने आपको बताया कि दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बच्चों ये एटम्स के दरमियान नहीं बल्कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन की कुव्वत होती है। बच्चों मैं अगर आपको इसको बहुत ही आसान जुबान में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो बच्चों ये उन एलिमेंट्स में मौजूद होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से बच्चों, ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फोन से आप याद रखें, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बच्चों 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं बच्चों जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके अलावा बच्चों इन 3 के अलावा एक और एटम है क्लोरीन। क्लोरीन जो है बच्चों वो कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस हैं जिनके अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सब केसेस में नहीं बनाता। अब जाहिर सी बात है मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, तो नहीं तो मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की बहुत डिटेल बताता, लेकिन अभी आपने ध्यान में रखना है कि ये तीनों एटम्स जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। क्लोरीन कुछ केसेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बनाता है। ठीक है, आपने इन चीज को ध्यान में रखना है। अब बच्चों जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये होता क्या है, बच्चों जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये एक लफ्ज से निकला है बच्चों जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसका नाम देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं बच्चों द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। बच्चों एक एटम है, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है। अब बच्चों हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों इन्होंने अपने आप को स्टेबल करना है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। बच्चों जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी हिस्सा है और बच्चों
इन ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, हाइड्रोजन का भी हिस्सा है। अब हाइड्रोजन भी इनके साथ स्टेबल है, और क्लोरीन के पास बच्चों पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, इस तरह हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, ये वाला। अब बच्चों हुआ क्या कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने जब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया तो इन्होंने अपने दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। क्लियर? अब बच्चों जो पेयर इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना बच्चों, दोनों एटम्स के दरमियान शेयर हो चुका है, लेकिन बच्चों होता क्या है, जो क्लोरीन है ना इसकी ताकत ज्यादा है इस इलेक्ट्रॉन पेयर के खींचने की, जिसकी वजह से होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना बच्चों, ये दरमियान में रहने की बजाय बच्चों क्या होता है, ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अब बच्चों जब इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है ना, आपको पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, देखें ये इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का है, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास जुजवी तौर पर शिफ्ट हो गया, और आपको पता है कि जब एक एटम के ऊपर अंदर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब चूंकि मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन नहीं आता, सिर्फ जुजवी तौर पर आते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरीन के ऊपर आ जाता है, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जुजवी तौर पर चला जाता है, तो इसी वजह से हम कहते हैं हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बच्चों अब इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए क्लोरीन की वो सलाहियत जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपनी तरफ खींच रहा है, इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बच्चों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन भी खींच रहा है, लेकिन हाइड्रोजन की इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत कम है क्लोरीन की निस्बत। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब उसकी ताकत जो है वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की निस्बत हाइड्रोजन के, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, बच्चों इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बनता है मैं आप लोगों को, ठीक है, इसके डायग्राम की मदद से मैं आपको समझा भी देता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखें, मैं आपको बताता हूँ, बच्चों यहाँ पे देखें जिस तरह वाटर है, बच्चों जब वाटर के मॉलिक्यूल को आप देखते हैं ना, तो ये एक हाइड्रोजन, बच्चों ये एक ऑक्सीजन और दूसरा ये हाइड्रोजन, बच्चों इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह बच्चों यहाँ पे देखें, एक ये हाइड्रोजन, एक ये ऑक्सीजन और एक ये हाइड्रोजन। अब बच्चों आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, आपको इस चीज का आइडिया है, और ऑक्सीजन के पास बच्चों क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है बच्चों? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बच्चों होता क्या है, अब यहां पे देखें बच्चों, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। बच्चों इसी तरह यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इस हाइड्रोजन के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब बच्चों इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों इस हाइड्रोजन के वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस हाइड्रोजन के कंट्रोल में तो है ही नहीं, वो तो तकरीबन ऑक्सीजन के पास है। अब बच्चों ये हाइड्रोजन क्या करता है? इसके लिए बहुत आसान है कि ये इस इलेक्ट्रॉन की जगह अगर वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर अपने दरमियान ले ले, ठीक है बच्चों, होता क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ठीक है, इसको दूसरे जो मॉलिक्यूल है ना बच्चों, उसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो एटम होता है, जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, इसके साथ शेयर कर लेता है। क्या कर लेता है बच्चों? शेयर कर लेता है। शेयरिंग की वजह से बच्चों यहाँ पे बॉन्ड बनता है जिसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। किसका नाम देते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों क्या होता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड की एक ऐसी किस्म है जिसमें जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको एक ही एटम डोनेट करता है, जिसको क्या कहता है बच्चों? एक ही एटम डोनेट करते हैं। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में बच्चों जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसको एक ही एटम जो है वो डोनेट कर रहा होता है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बच्चों होता क्या है, जब ऑक्सीजन जो है इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा बच्चों, तो इनके दरमियान भी एक बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। इस स्पेसिफिक बॉन्ड को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को बच्चों में इस तरह डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। इस तरह आप यहाँ पे देखें बच्चों, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था बच्चों, ये क्या करेगा? इसको हाइड्रोजन के साथ जब शेयर कर लेगा तो इस तरह से इसके दरमियान जो है वो क्या बन जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है बच्चों। यहाँ पे कोर इंपॉर्टेंट चीज, एक जो ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बच्चों कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं आपको इसका पता होना चाहिए। वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बच्चों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिससे आपके हवाले से आप लोगों से पूछा जा सकता है। बच्चों आइए हम इसकी थ्योरी को रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीक अट्रैक्शंस, बच्चों कमजोर अट्रैक्शंस होती हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं बॉन्ड्स की निस्बत कमजोर होती हैं, दैट अकर बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बच्चों जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो कि एक हाइड्रोजन एटम और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान बच्चों एग्जिस्ट करती हैं। अब बच्चों इन बॉन्ड्स की अहमियत क्या है? दीज बॉन्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब बच्चे जो बॉन्ड्स हैं ना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बच्चे जैसे कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिस तरह हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इन चीजों को जो है वो डिटेल से स्टडी करते जाएंगे। तो आप लोगों ने जो मैंने बातें आपको बताई, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और बच्चों आप लोग इस तरह सिर्फ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाकर आप यहाँ पे इस तरह से इसको जो है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड है। लाजमी नहीं कि आपने 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाने, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाकर भी हाइड्रोजन बॉन्ड को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इसके बाद बच्चों ये जो फोर्थ टाइप है हमारे पास ये इंट्रैक्शन, और बच्चों ये इंट्रैक्शन है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। बच्चों हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिक का मतलब होता है फियर, खौफ। बच्चों ऐसी इंट्रैक्शंस हैं जो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं जो कि पानी से हेट करती हैं, पानी से खौफ खाते हैं, पानी के अंदर हल नहीं होते। बच्चों आपको पता है कि जो वाटर है ना, ठीक है, वाटर, वाटर के ऊपर बच्चों इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। बच्चों एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, बच्चों इसको हम नाम देते हैं पोलर मॉलिक्यूल। किसका नाम देते हैं बच्चों? पोलर मॉलिक्यूल का नाम देते हैं बच्चों। जबकि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ये पोल्स मौजूद नहीं होते, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। तो बच्चों जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, जैसे HCl। बच्चों HCl भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। अब बच्चों HCl जो है पानी के अंदर बड़े आराम से हल हो जाता है, लेकिन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बच्चों जिस तरह से ये ऑयल आ जाता है, तेल, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। बच्चों ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हल नहीं होते। अब बच्चों होगा क्या, आप क्या करें, आप एक एक्सपेरिमेंट करें घर में, ठीक है, शीशे का ग्लास लें ताकि आपको चीजें नजर आए। शीशे के ग्लास में आप क्या करें बच्चों, पानी डालें, हाफ गिलास पानी का भरें, उसके अंदर आप क्या करें, 2 स्पून जो है वो ऑयल की डालें, 2-3 स्पून ऑयल की डालें। अब बच्चों आप देखेंगे कि ऑयल की डेंसिटी कम है, वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। और बच्चों वो जो ऑयल है वो पानी के साथ कभी भी मिक्स नहीं होगा। आप चाहे चम्मच से पकड़ के जितना मर्जी उसे अच्छी तरह से हिलाते रहें, जब आप उसे हिलाएंगे ना, आप क्या देखेंगे, जो ऊपर वाली जो ऑयल की तय है ना बच्चों, वो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स के अंदर टूट जाएगी, ठीक है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट के अंदर टूट जाएगी। लेकिन बच्चों होगा क्या, वो नॉन पोलर है, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल्स पोलर हैं। इनके दरमियान किसी भी किस्म की कोई अट्रैक्शन की फोर्सेज नहीं होगी, बल्कि जो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करेंगे, परे धकेलेंगे। और ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, एक दूसरे, ठीक है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है ऑयल के, एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे जब आप उसको घुमाएंगे ना, तो थोड़ी देर के लिए वो मिक्स होंगे, उसके बाद वो छोटे छोटे ऑयल के जो पार्टिकल्स है ना, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो आपको अलग से नजर आ रहे होंगे, वो जो दोबारा से मिलकर पूरी ऑयल की तय दोबारा से बना देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये इंट्रैक्शन है ना, जो इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। ये जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब बच्चों इसकी अहमियत क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स टेंड टू क्लस्टर टुगेदर। बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये रुझान होता है कि वो क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है इकट्ठे होना, ठीक है, मजमा लगाना, क्लस्टर टुगेदर, वो इकट्ठे हो जाते हैं आपस में एक्वस एक्वस एनवायरनमेंट। एक्वस कहते हैं वाटर को, वाटर वाले एनवायरनमेंट्स में, टू मिनिमाइज कॉन्टेक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, ताकि बच्चों वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कॉन्टेक्ट को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। बच्चों जिस तरह आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे आपको मिसाल में शो किया है, जब आप इसको ऑयल को हल करेंगे ना बच्चों, इस तरह से ऑयल का एक मॉलिक्यूल अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, तीसरा अलग हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जब आप उसको हिलाना बंद कर देंगे तो इस तरह से तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, ताकि पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ कॉन्टेक्ट को कम से कम किया जा सके। अब बच्चों ये जो फिनोमिना है इस क्रूशियल बहुत यहाँ में फॉर द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड बायलेयर इन सेल मेम्ब्रेन। बच्चों जब हम प्रोटीन्स को पढ़ेंगे ना, तो प्रोटीन्स के हम देखेंगे कि प्रोटीन के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो वाटर लवर होते हैं, जबकि कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं। इस तरह बच्चों लिपिड बायलेयर, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर लिपिड बायलेयर होती है बच्चों, जब हमने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा, मैंने आपको बताया जो इसका हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, जब इसकी टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो बच्चों ये क्या, इसमें भी क्या होता है, जो टेल्स है ना वो अंदर की तरफ होती हैं, जो ऊपर से हाइड्रो इस तरह से फास्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल इस तरह से होता है, नीचे से इस तरह से होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की तरफ होते हैं, नीचे से साइटोप्लाज्म की तरफ होते हैं। और दरमियान में जो हाइड्रोफोबिक टेल है ना, ये दरमियान में होती है, ताकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कॉन्टेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। बच्चों नेक्स्ट जो है वो इंट्रैक्शन की लास्ट टाइप है, दिस इज द हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन। जो हाइड्रो कहते हैं वाटर को, फिलिक कहते हैं लवर को। बच्चों जाहिर सी बात है ये उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाटर के साथ अट्रैक्शन है जो कि वाटर के साथ लविंग है। वाटर के साथ लविंग से मुराद है जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि पानी के अंदर बड़े आराम से हल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस अकर बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, जबकि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती थी, जबकि हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस बच्चों की किसके दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब बच्चों इसकी अहमियत क्या है, दीज इंट्रैक्शंस जो हैं आर एसेंशियल फॉर द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों हल होना, ऑफ पोलर एंड आयोनिक कंपाउंड्स इन वाटर। बच्चों पोलर से मुराद मिसाल के तौर पर HCl एक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बच्चों पानी के अंदर जो है वो हल हो जाता है। तो बच्चों जो पोलर मॉलिक्यूल्स और आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड से मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है। तो पोलर और आयोनिक कंपाउंड्स बच्चों पानी के अंदर हल होने में, इसके डिसोल्यूशन में बच्चों ये जो हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस है बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। These interactions help in various biological processes such as nutrient transport and chemical reactions within cell. अब बच्चों जो हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन देंगे सेल के अंदर होने वाले बहुत से अहम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, बच्चों जब हम आमतौर पे जब हम पानी पीते हैं तो बच्चों हमारी पानी के साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं, जिस तरह क्लोराइड हो गया,
जिस तरह बच्चों मैग्नीशियम हो गया, जिस तरह से फास्फोरस हो गया। बच्चों ये काफी सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि पानी के साथ हल होकर हमारे जिस्म के अंदर क्या होते हैं बच्चों, अब्जॉर्ब होते हैं। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे जिस्म के अंदर ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं बच्चों, पानी उसके लिए बहुत जरूरी है जिस्म में अब्जॉर्प्शन के लिए। तो जिस तरह हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के लिए हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन लाजमी है, क्योंकि आपको पता है बच्चों केमिकल रिएक्शंस उनको कैटालाइज कौन करते हैं, एंजाइम्स करते हैं, और एंजाइम्स जो है एक्वस मीडियम में इसी वजह से काम कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है बच्चों। यहाँ पे देखें मैंने आपके लिए जो है वो एग्जांपल शो की हुई है। बच्चों जब हम NaCl को पानी के अंदर हल करते हैं तो बच्चों सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और बच्चों आपको पता है वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो बच्चों होता क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो पार्शियल पॉजिटिव है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये नेगेटिव क्लोरीन एटम को घेर लेते हैं। और बच्चों यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को घेर लेते हैं। तो बच्चों इस तरह सोडियम और क्लोराइड आयन को अलग अलग कर लेते हैं, और ये सोडियम क्लोराइड आयन जब पानी के अंदर आप हल करते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस। तो बच्चों होपफुली आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से सुनना है और इन चीजों को जहन में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।